अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 की जो हमारी बायोलॉजी है उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज को हम आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है इस बायोलॉजी के नोट्स भी जो है आपके लिए रेडी किए गए हैं, किस तरीके से और कैसे आप लोग इसको हासिल कर सकते हैं ये आगे चल के आपको वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक वॉच कीजिए ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर पाएँ। और साथ के साथ मैं इस चैप्टर को जो है शॉर्ट वाइज एक्सप्लेन करूँगी। आप वीडियो के थ्रू या नोट्स के थ्रू जो है इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और साथ साथ आप नोट्स के बारे में भी जान सकते हैं कि किस तरीके से जो है आप अपने नोट्स को हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से क्लास फर्स्ट ईयर की हमारी बायो इंग्लिश के जो है आपको नोट्स जो है पूरी बुक की जो एक्सरसाइजेज थी और उनके जो नोट्स थे आपको मिले हैं। इसी तरीके से जो है हम अब बायोलॉजी के भी जो है नोट्स को आपके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो हम अपने वीडियो की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें जो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो पहले हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला जो एमसीक्यू है हमारा इस चैप्टर का, एन ऑटोट्रॉफ में बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ग्रुप एक्सेप्ट। ऑटोट्रॉफ के बारे में बताना जाए कि कौन से ग्रुप में आएगा एक्सेप्ट तो मोनेरा, प्रोटोकेटिस्टा एंड प्लांटाई में जो है ऑटोट्रॉफ आता है। ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड जो है खुद बनाए, ठीक है। सो फंजाई जो ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑटोट्रॉफ इंक्लूड नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन इज सी। उसके बाद मलेरिया इज कोज्ड बाय, मलेरिया किस वजह से फैलता है या किस वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लाज्मोडियम। सो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू जो होता है। तो राइट ऑप्शन ये हमारा डी होगा, ठीक है। मॉस्किटोज के थ्रू ये हमारे ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मोडियम मौजूद होता है जिसके थ्रू जो है ये मलेरिया स्प्रेड होता है। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल क्लोनिंग एक्सेप्ट रीजनरेशन, आइडेंटिकल ट्विन, डाइजाइगोटिक ट्विन्स एंड ट्यूमर। डाइजाइगोटिक ट्विन्स जो है वो जो है नेचुरल क्लोनिंग नहीं है, ठीक है। उसमें जो है फिर आपको क्लोनिंग के थ्रू जो है साइंटिस्ट में जो है क्लोन करते हैं और फिर जो है इसके जरिए जो है ये डाइजैकोटिक ट्विंस जो है वो नेचुरल क्लोनिंग नहीं है, ठीक है। पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, पेंसिलिन को किसने डिस्कवर्ड किया था? पेंसिलिन इज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। सो राइट ऑप्शन इज ए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्टडीड इन द डिसिप्लिन ऑफ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं? हमारी जो बायोलॉजी की ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हम अपनी आइज के थ्रू ना देख पाएँ, जो कि हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़े और बहुत ज़्यादा बहुत टाइनी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उसके लिए हम वो हमारी कौन सी ब्रांच में आएंगे? वो माइक्रोबायोलॉजी में आएंगे। हाइड्रोपोनिक्स इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन। हाइड्रोपोनिक्स जो है हमें पता होना चाहिए जो अब जिस तरीके से डेवलपमेंट होती जा रही है तो प्लांट्स को जो है वो सोइल के बजाय वाटर के अंदर भी बहुत ज़्यादा वाटर इन एयर सॉल्यूटेड वाटर जो है उसके अंदर जो है प्लांट्स को उगाया जा रहा है। तो इसी को जो है हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो लेबोरेटरी, लेक, डेजर्ट या फिर एरिएटेड सोल्यूशन। तो वाट जो हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जो प्लांट्स को उगाया जाता है वो एरिएटेड सोल्यूशन के अंदर उगाया जाता है। एरिएटेड सोल्यूशन किसको कहते हैं? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो है वाटर के साथ जो है और एयर की जो मिक्सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसमें प्रेशर दिया जाएगा। सो ये हमारा हाइड्रोपोनिक्स जो है उसको जो है किस में प्लांट्स वहाँ पे उगते हैं? एरिएटेड सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन और ओवर पॉपुलेशन ने क्या किस चीज़ को इंक्रीज़ किया है? पोल्यूशन को इंक्रीज़ किया है। राइट ऑप्शन इज ए। उसके बाद हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म। जब मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो एक इकोसिस्टम बनाती हैं। जिस तरीके से एक एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए और इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, ये सारे अगर एक जगह मिल रहे हैं तो फिर ये पूरा एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे, ठीक है। लाइफ इमर्ज एट द लेवल ऑफ, लाइफ किस लेवल से स्टार्ट होती है? लाइफ इमर्ज एट द लेवल ऑफ सेल, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो सेल से जो है एक लाइफ स्टार्ट होती है। सो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी है, सेल, ठीक है। क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड इन टू इरेडिकेट। क्रॉप रोटेशन क्या है? एक इफेक्टिव मेथड है किसको इरेडिकेट करने, किसको एलिमिनेट करने? क्रॉप रोटेशन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं किस चीज़ को? डिजीज़ को, प्रीडेटर को, पैरासाइट्स को, बैक्टीरिया को। सो राइट ऑप्शन इज ए। हम जो है डिजीज़ के थ्रू जो डिजीज़ हैं वो क्रॉप रोटेशन के ज़रिए जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद अब हमारे पास कुछ डिटेल्ड क्वेश्चंस आ गए हमारी बुक के अंदर जो हमें दिए गए हैं। आपसे जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछे गए हैं ह्यूमन लाइफ के। आपने जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बताने कि वो क्या होते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है कुछ जो दो पॉइंट्स हैं वो क्या है, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। किसी भी चीज़ का जो सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल होता है हम उसको एटम कहते हैं। और किसी भी चीज़ को का जो जो चीज़ जिस चीज़ से बनती है उसका जो सबसे लीस्ट एंड जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कोई भी एटम होता है। तो एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल होता है। ठीक है। तो सिंपल यूनिट से जो है हर चीज़ जो है बनती है उसको हम एटम्स कहेंगे या एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे। और एटम्स के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसमें आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा माइनर चीज़ हैं। ठीक है। इसी चीज़ों को जब ये आपस में मिलती जाती हैं तो फिर ये जो है एक बड़ी बॉडी बनाती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर क्या आएगा कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी जो है कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ग्लूको, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइस्ट्रोल, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे जो होते हैं ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। और इसको जो है जब ये कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर ये जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। और फिर ये जो है हम इसको क्या कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, या जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये कैसे बने हैं, इन्हीं की जो जब कंडेंस फॉर्म जो है जमा हुई है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिल गए, फैटी एसिड मिल गए, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ से मिलके बन रही हैं, ये एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बन रही हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेल आ जाता है। अब वो तो देखिए कि एटम्स या एटॉमिक पार्टिकल्स जो है फिर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये हमारी जो नीड्स हैं या फिर हमारी जो चीज़ें हैं उनको बनाने में हेल्प करें। लेकिन अगर हम लाइफ की बात करें कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सेल से होती है। ठीक है। लाइफ इमर्ज ऑन द लेवल ऑफ सेल। यूनिट जो है लाइफ का वो क्या है, सेल है। ठीक है। एक सेल होता है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होते होते वो बहुत सारे जब सेल बनते हैं, और जब बहुत सारे सेल बन जाते हैं, बहुत सारे सेल्स जो है आपस में जब जमा होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है। जैसे आप एक चीज़ हो, एक टुकड़ा करें, उसको आपस में जमा करते रहें और आपस में जोड़ते जाएं, और फिर आप एक बहुत बड़ी जो है पेंटिंग बना लेते हैं या कुछ भी चीज़ बना लेते हैं। तो इसी तरीके से एक लाइफ भी जो है इसी तरीके से इमर्ज होती है। पहले जो यूनिट होता है वो होता है सेल होता है। एक यूनिट वो डिवाइड होता रहता है, इतना डिवाइड होता है कि वो एक टिश्यू बना सके। जब वो टिश्यू बना लेता है, अब डिफरेंट टिश्यू मिलके जो है एक ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है। ऑर्गन्स में हमारे पास जैसे हमारे हैंड्स हो गए, हमारा स्टमक हो गया, हमारा हार्ट हो गया। ठीक है। ये सारे जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बना रहे हैं, कौन बना रहा है, टिश्यूज मिलके बना रहे हैं। और टिश्यू किससे बन रहे हैं, सेल से बन रहे हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब बहुत सारे ऑर्गन्स कैसे मिल रहे हैं, जैसे अगर हमारा माउथ हो रहा है, हमारा विंड पाइप हो रहा है, हमारा ट्रेकिया हो रहा है, उसके साथ साथ हमारी जो है लंग्स हो गए, ये हमारा क्या बन गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। इसी तरीके से अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें, हमारा माउथ हो गया, उसके साथ साथ हमारा ओसोफेगस हो गया, उसके साथ हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई। और ये सारी चीज़ें जो है मिलके हमारा क्या बना रहा है, एक ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। ठीक है। हमारे कुछ बॉडी के सिस्टम्स किस तरीके से बनते हैं, जब हमारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं। कोई एक ऑर्गन जो है काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि हर ऑर्गन जो है एक सिस्टम के थ्रू हमारा काम कर रहा होता है। सो ये हमारी जो लाइफ है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये सेल से स्टार्ट होकर ऑर्गन सिस्टम तक जाती है। सेल डिवाइड होकर टिश्यू करता है, टिश्यू बनते बनते जो है ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से फिर जो है हमारा ऑर्गन सिस्टम आता है। उसके बाद हमारा एक पूरा जो है होल ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। अब बहुत सारे जब सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ठीक है। एक पूरा ह्यूमन बीइंग बना लेते हैं। तो ये हमारा जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बायोलॉजिकल। अगर हम ब्रॉडर लेवल देखें तो उसमें फिर स्पीशीज आ जाती हैं। टेक्सोनोमिक ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म, जो कि हम उसको फिर स्पीशीज में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि डिफरेंट काइंड्स जो होते हैं, हर चीज़ में हमें डिफरेंट काइंड्स मिलेंगी। जिस तरीके से अगर आप कैट्स की देखें या फिर डॉग्स की देखें, उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स मिलेंगी, डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगी। ठीक है। तो हमने उसको जो है डिवाइड कर दिया टेक्सोनोमिक ग्रुप के थ्रू। ये हमारा जो है अगला चैप्टर
चैप्टर नंबर 5 में हमें जो है पूरा एक डिटेल्ड ये चैप्टर है, हम उसके अंदर कवर करेंगे। उसके साथ-साथ जब हम एसपी डिफरेंट स्पीशीज़ मिलती हैं तो वो एक पॉपुलेशन बनाती हैं कुछ, ठीक है? और इसके साथ एक जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिलेंगे, डिफरेंट एरियाज़ के जो लोग आपस में साथ रहेंगे, तो वो एक कम्युनिटी बनाएँगे, ठीक है? सो ये एक पूरा अ, हमारा जो है लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का जो है लेवल है, जिसके हमारी जो लाइफ स्टार्ट हुई है और कितने लेवल तक वो जा रही है, इसमें हमने इस चीज़ को कवर किया है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमसे एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछा गया है एंड वैक्सीन्स के बारे में पूछा गया है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, वैक्सीन्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन जो होती हैं दोनों आपस में रिलेटेड हैं और उनका जो मोस्टली जो फंक्शन है वो भी सिमिलर है। एंटीबायोटिक्स का अगर हम देखें, एंटीबायोटिक्स हम कैसे लेते हैं कि हमारी वो ये जो है किसी भी जर्म्स के लिए या किसी भी बीमारी के लिए एक वेपन की तरह काम करती हैं या फिर उसके लिए हमें सेव करती हैं। अगर हमें कोई भी बीमारी है, कोई भी अगर हमें किसी भी चीज़ का डिज़ीज़ है हमें, तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ताकि वो हमारे डिज़ीज़ को जो है कम करती रहे। वैक्सीन का क्या काम होता है? वैक्सीन हमारी बॉडी को जो है वो एक आर्मर प्रोवाइड करती है कि जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अगर वैक्सीन्स लगती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर अगर वो जर्म अभी तक नहीं गया है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जर्म अभी तक नहीं गया है, लेकिन अगर वैक्सीन उस बीमारी की वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर लग गई है, तो वो वैक्सीन क्या काम करेगी हमारी, और हमारी बॉडी क्या काम करेगी? जब वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर गई है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो हमारा मिलके जो है एक इम्यून सिस्टम बनाते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम उस वैक्सीन से इंट्रोड्यूस्ड होता है तो वो क्या करता है कि वो अपनी एक फ़ोर्स बनाता है ताकि वो उस बीमारी से लड़ सके। अभी तक हमारे पास वो डिज़ीज़ हमारी बॉडी के अंदर नहीं गई है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन आ गई है। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है वो एक इम्यूनिटी सिस्टम बनाना शुरू कर देगी। जिस तरीके से अभी जो कोरोना स्प्रेड हुआ है वो क्या था, एक वायरस था, और उसी के साथ-साथ हमारी जो है वैक्सीन्स लगवाई गई थी। तो हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन्स क्यों लगाई गई कि अगर खुदा ना ख़ास्ता हमारे कभी हमारे पास वो कोरोना अगर हमें अटैक भी करता है, तो हमारी बॉडी पहले से ही उस वायरस से इंट्रोड्यूस्ड हो, ठीक है? अगर पहले से ही हमारी बॉडी उस वायरस से इंट्रोड्यूस्ड होगी तो वो उस डिज़ीज़ से लड़ सकेगी, उस वायरस से लड़ सकेगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई वैक्सीन नहीं लगी हुई होगी और वो डिज़ीज़ हमारी बॉडी पे अटैक करती है, तो हो सकता है उससे हमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है, ठीक है? हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा उससे नुकसान पहुँचता है। लेकिन अगर हम वैक्सीन्स लगा लेते हैं, तो हमारी बॉडी पहले से ही रेडी होती है कि अगर कोई जर्म उस पे आके अटैक भी करेगा, तो उस बॉडी के पास उसको किल करने का एक जो है फ़ॉर्मूला पहले से मौजूद होगा, ठीक है? तो वैक्सीन्स हमारा ये काम करती हैं। और एंटीबायोटिक्स क्या काम करती हैं कि अगर हमें कोई डिज़ीज़ हो गई है, तो उसको किस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें फ्लू हो जाता है या हमें फ़ीवर हो जाता है, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, तो वो एक तरीके से हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो कि हमारे फ्लू को या हमारे टैबलेट फ़ीवर को ख़त्म करती हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियोथेरेपी एंड केमियोथेरेपी? केमियोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी बोथ आर सिमिलर एंड रिलेटेड। और ये किस लिए यूज़ होती है कि बायोलॉजिकल वे के अंदर ये जो है ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ की जाती हैं किसी भी डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए। केमियोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ज़्यादातर जो है कैंसर वाली जैसी बीमारियां जो हो गई उनके लिए या फिर एड्स के लिए जो है यूज़ किया जाता है। केमियोथेरेपी के अंदर जो है हम केमिकल्स यूज़ करते हैं बायोलॉजिस्ट या, ताकि जो है उस डिज़ीज़ को जो है ख़त्म किया जा सके। हार्मफुल डिज़ीज़ जैसे कि कैंसर, उसके अंदर जो है केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें हमारे पास इस टेक्निक को हम केमियोथेरेपी कहते हैं। रेडियोथेरेपी के अंदर हम एक्स-रेज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, लेज़र्स यूज़ करते हैं ताकि हम उस डिज़ीज़ को ख़त्म कर सकें। और ये भी ज़्यादातर जो है कैंसर्स के अंदर यूज़ की जाती है ताकि कैंसर को ख़त्म कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल भी होती है और पेनफुल भी होती है, ठीक है? और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दोनों जो है वो एक्सपेंसिव एंड पेनफुल होती हैं, ठीक है? उसके साथ ये जो है और ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे जो है शॉर्ट आंसर्स हैं, इसमें अगर हमसे पूछा गया है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अगर हम इसको डिटेल में देखें कि भी जो बहुत सारी हमारी जो बुक के अंदर बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो एक पूरा जो है आपको एक नोट आपको बना के दिया है ताकि अगर आपको जो है इसमें डिटेल्ड क्वेश्चंस में भी अगर आपको लिखना पड़े तो आप ईज़िली लिख सकें। बायोलॉजी का जो है
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ह्यूमन वेलफेयर के, मैनकाइंड वेलफेयर के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल है, बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्पफुल रही है। अगर उसमें हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करें, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, इसके अंदर हमारे क्या बताया गया है कि बहुत सारी जो है बायोलॉजिस्ट ने जो है ऐसी न्यू न्यू वैरायटीज़ जो है डिस्कवर कर ली हैं, जिससे हम अपनी जो है क्रॉप्स को जो है बेटर बना सकते हैं। जेनेटिक्स का किस तरीके से इस्तेमाल आ सकता है इसमें कि जो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने जो है जीन्स को, कोड्स को, डीएनए को पढ़ना जो है डिस्कवर कर लिया है। उनको जो है स्टडी जो है करना आ गई है। वो किसी भी तरीके से जो भी उन्हें जो है चीज़ चाहिए होती है, ऐसी क्वालिटीज़ जो कि वो किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर या फिर इवन के प्लांट या फिर हमारे फूड्स के अंदर जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो जेनेटिक कोड्स को चेंज कर सकते हैं और उस डीएनए के अंदर जो है चेंजिंग के थ्रू जो है वो एक अपने पसंद के जो है प्लांट्स या क्रॉप्स को उगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद टिश्यू कल्चर में हमारे पास पेस्टिसाइड्स आ जाएगा। ऐसे केमिकल्स जो कि यूज़ हों पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए, वो हमारे पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी जो हमारा ये ज़्यादातर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में जो है ये ज़्यादा प्रिंसिपल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो है वहाँ पे हमारी जो अपनी क्रॉप्स जो हैं या फिर हमारी जो प्लांटेशन है उसको हम बेटर बना सकें। जिस तरीके से अगर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ऐसी वीड्स उग रही हैं जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल हैं या क्रॉप्स के लिए हार्मफुल हैं, तो फिर वहाँ पर जो है पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा जो है लिविंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी जो है इसमें यूज़ किया जाता है, ताकि वो जो है इन पेस्टिसाइड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो अपनी क्रॉप्स को या फिर जो है उस पोल्यूशन को जो है बेटर बना सकें, कंट्रोल कर सकें। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक्स का मैंने पहले भी बताया कि ऐसे प्लांट्स जो कि हम plants are grown with their roots in their dilute solution of mineral salts instead of soil। ठीक है, कि हम प्लांट्स को उगाएं, सॉइल की जगह हम क्या यूज़ करें, डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ करें, एरिएटेड सोल्यूशन यूज़ करें, जिसमें हमारे पास जो है मिनरल्स हो, साल्ट्स हो। तो ऐसे प्लांट्स अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो वो हमारा जो है हाइड्रोपोनिक सिस्टम कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास है वेजिटेबल ग्रोन। ये भी जो है हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो हाइड्रोपोनिक्स वे के थ्रू जो है उगाई जा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा जो बायोलॉजी किस तरीके से हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रही है, हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फूड जो है हम आज के दौर में प्रिजर्व कर सकते हैं। किस तरीके से हम उसको फ्रीजिंग के ज़रिए, स्टेरिलाइजेशन के ज़रिए, केमिकल एंड हीट्स के ज़रिए जो है उसके जो बैक्टीरियाज़ हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। पेस्चराइजेशन जो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय हीट इज़ कॉल्ड पेस्चराइजेशन कहलाती है। ठीक है, और ये किसने किया था? लुइस पास्टर ने किया था। इसी तरीके से हम केमिकल्स एंड स्टेरिलाइजेशन, फ्रीजिंग के ज़रिए जो है अपनी फूड को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक और वेलफेयर क्या है, डिज़ीज़ कंट्रोल। ठीक है, इसमें हम बहुत ज़्यादा जो है डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे मेथड जो है बायोलॉजिस्ट ने या जो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं साइंटिस्ट ने, ताकि जो है बहुत ज़्यादा जो है हम अपने डिज़ीज़ रेट को जो है कम कर सके। ठीक है, उसमें जो है प्रिवेंटिव मेजर आ गया, इम्यूनाइजेशन आ गया, ड्रग ट्रीटमेंट आ गया। प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या हुआ है कि इसको कोई भी बीमारी हो उसके लिए जो है उसको उनको स्टडी किया और हमें जो है बहुत ज़्यादा वेज़ बताए गए हैं कि किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। जैसे अगर हम देखें एड्स की जो बीमारी है, एचआईवी की जो बीमारी है, वो किस तरीके से फैलती है, तो फिर हमें जो है बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने जो है वेज़ बताएँ कि जिसके ज़रिए हम अपने डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। इम्यूनाइज़ेशन का भी जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है बायोलॉजी के अंदर, कि वो हमें जो है इम्यूनाइज़ेशन किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं, अपनी कौन-कौन सी चीज़ें जो है यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से जो है अभी बहुत ज़्यादा जो है हमें उसके ज़रिए वैक्सीन्स भी जो है लगाई जा रही हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे इम्यूनाइज़ेशंस के अंदर आ जाती हैं। ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास एंटीबायोटिक जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, ताकि हम किसी भी डिज़ीज़ को जो है ओवरकम कर सकें। उसके बाद केमियोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी जो है ये भी जो है एक वेलफेयर के अंदर आती हैं। उसके अलावा एक और जो न्यू चीज़ है वो क्या है, क्लोनिंग। की क्लोनिंग एक जिसके अंदर जो है आइडेंटिकल जेनेटिक जो है ट्विन्स जो हों, ठीक है, जिस तरीके से हम जो क्वालिटीज़ हम चाहते हैं वो क्वालिटीज़ लेके हम अपने डीएनए को जो है साइंटिस्ट जो है अब जनरेट कर सकते हैं, इजीली जनरेट कर सकते हैं। वो जो क्वालिटीज़ जो है उस डीएनए के अंदर रखना चाहेंगे उसके ज़रिए जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम हमारा
क्लोनिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है कि साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो है किसी भी वर्क के ऊपर काम करते हैं तो सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद जो है उन ऑब्जर्वेशन के बाद हम उसको जो है बहुत ज़्यादा रीड करते हैं, उसके बाद जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डिफरेंट, ताकि वो अपनी ऑब्जर्वेशन को और क्लियर कर सकें। और फिर जब उनकी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है तो फिर वो जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। और फिर अगर एक्सपेरिमेंट के बाद वो एक हाइपोथेसिस देते हैं अपने वर्क की। अगर उनकी हाइपोथेसिस जो है बार-बार करने पे सेम आती है तो वो उसको एक लॉ बना देते हैं। अगर लेकिन कुछ जो है लॉज़ बनते हैं और कुछ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बायोलॉजी के अंदर हाइपोथेसिस जो है मौजूद रहती हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेप वाइज़ जो है मेथड होता है जिसके अंदर हमारी ऑब्जर्वेशन, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, हाइपोथेसिस एंड लॉ, ये सारी चीज़ें स्टेप वाइज़ आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमसे हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पूछा हुआ है। हाइड्रोपोनिक्स को मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद हमसे 5 किंगडम के बारे में पूछा गया है। 5 किंगडम्स कौन-सी हैं? 5 किंगडम अगर हम देखें शॉर्टली हमसे पूछा गया है तो हम सिर्फ़ इसमें नेम बताएँगे। 5 किंगडम्स जो है हमारे पास एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, फंजाई किंगडम है, प्रोटिस्ट किंगडम है एंड मोनेरा किंगडम है। ये हमारे पास 5 मेजर किंगडम्स हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के बारे में हमसे सवाल किया गया है। एंटीबायोटिक्स जो है मेडिकेशंस होती हैं जो कि किसी भी बैक्टीरिया की या किसी भी डिज़ीज़ की या किसी भी वायरस की जो है ग्रोथ को जो है कम कर देती हैं या फिर उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। और ये जो है हमारे जो है अ, एक हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो है हेल्पफुल रहती हैं ताकि हम जो है उससे अपने उस बैक्टीरिया से लड़ सकें। और उसके साथ-साथ जो है एंटीबायोटिक्स कैन नॉट ट्रीट वायरल इन्फेक्शन सच एज़ कोल्ड, फ्लू। वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन ऐसे वायरस जो कि वायरल इन्फेक्शन जो कि वायरस से फैलें, ठीक है। तो कोल्ड, फ्लू या फिर मोस्टली जो है कफ्स होती हैं ये जो है वो ज़्यादातर वायरस के थ्रू फैलती हैं और ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं तो ये एंटीबायोटिक्स जो है इनको क्योर नहीं कर सकती। इनके लिए फिर जो है हम वैक्सीन्स वगैरह जो है ज़्यादातर लगवाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमसे बायोलॉजी की डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन एंड पैरासाइटोलॉजी की डेफिनेशन हमसे पूछी गई है, ठीक है। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ नोन एज़ द स्टडी ऑफ द लाइफ। लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी और नॉलेज, ठीक है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे, बायो के साथ-साथ लाइफ के साथ-साथ हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। बायोटेक्नोलॉजी हम उसको कहते हैं, ठीक है। जिस अगर आप वर्ड्स को देख के अपने इसको यूज़ कर लें, बायो मीन लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन हम टेक्नोलॉजी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करें। जिस तरीके से अगर हम देखें मेडिटेशन जो है, मेडिकेशंस वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें भी जो है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जो है हेल्प हमें जो है मिलती हैं। उसके साथ-साथ प्रिज़र्वेशन वाले तरीके या फिर अगर हम देखें यीस्ट हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये भी जो है हमें बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है पता चलता है। पैरासाइटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन जो कि कंसर्न करती है पैरासाइटिक ऑर्गेनिज़म्स के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। इसके अंदर जो भी आपके साथ जो भी आपको क्वेश्चन हो वो आप हमसे क्लियर पूछ सकते हैं और हमसे जितनी कोशिश होगी वी विल हेल्प यू। उसके साथ-साथ नोट्स जो है आपको इस वीडियो के जो है हासिल कर सकते हैं आप। आपको जो है नोट्स अगर चाहिए हमें कमेंट्स करें, हम आपको जो है इसके नोट्स जो है अवेल करके देंगे। आप जो है इसके नोट्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है।